चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सी 341 इनका फर्स्ट टाइम था, लेकिन गांव की औरतें उसकी कहा सुने वाली थी। वो वापस दीप को उसकी जगह पर बैठा देती है और सिया की माँ उसके पैर छूते हुए उसके सर पर हाथ फेर के रोते हुए बोली, मेरी सिया बहुत नादान है, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना बेटा। आज के बाद उसका आपके अलगा कोई नहीं है। उसके माँ बाप होने के बाद भी वो आज अनाथ हो जाएगी। सिया की माँ की बात सुन के दीप उनकी तरफ देखने लगा और वो उन्हें कुछ कहता उसे पहले हो सिया की माँ एक बार फिर रोने लगी, जिसे देख दीप को काफी बुरा फील हो रहा था और अपना सर झुका के चुप रहा। थोड़ी देर में सब होने के बाद दीप बाहर आया और एक नज़र बाहर खड़े सभी गांव वालों को देख वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। टीटू उसके साथ है। दीप अपनी गाड़ी के पास आया और उसे हाथ मिला के नाइस टू मीट यू बोलता है। दीप की बात भले टीटू को समझ नहीं आई, लेकिन वो बस अपना सरहा एमवी हिला देता है। दीप अपनी गाड़ी में बैठने को हुआ, लेकिन कुछ सोच के वो टीटू उसका नंबर लेता है और उसे बाय बोल के वहां से अपनी गाड़ी में बैठा के निकल गया। वही सिया रोते हुए अपना सर घुमा के पीछे छूटते अपने गांव को देख एक बार फिर रोने लगी। आगे दीप की गाड़ी अब गांव को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसे देख सिया का रोना बढ़ता जा रहा था। दीप उसे फिलहाल इग्नोर करते हुए चुपचाप गाड़ी चला रहा था। वहीं पीछे बैठी सिया सिसक रही थी। गांव से काफी दूर तक निकल आने के बाद भी सिया का रोना बंद नहीं हुआ। वो रोए जा रही थी। वहीं अब आगे बैठा दीप अब इरिटेट हो रहा था, लेकिन सिया का रोना बंद ही नहीं हो रहा था, जिसपे दीप एकदम से गाड़ी रोक के गुस्से में पलट के बोला, अब क्यों ये झूठे आंसू बहा रही हो? उस वक्त ख्याल नहीं आया जब मुझसे शादी करने के लिए हाँ की थी। पहले ही मेरा दिमाग खराब है। अब अगर तुम्हारे रोने की आवाज भी मेरे कानों पड़ी तो यही उतार के चला जाऊंगा, फिर बैठी बैठी रोती रहना। दीप के अचानक ऐसे चिल्ला के बोलने पर सिया एकदम से फिर सहम गई और डर से अपनी जगह पर सिकुड़ गई और अपनी सांसों को रोक लेती है। वही दीप सिया को घूर के देखता और वापस गुस्से में सीधा होके बैठा और गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक बजा देता है और गाड़ी को वापस स्टार्ट करके तेजी से रोड पर भगा देता है। 11 दीप अब चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसके दिमाग में काफी सारे सवाल घूम रहे थे। जब वो वापस जाएगा तो सिया के बारे में सबको कैसे बताएगा? जब सभी को उसकी और सिया किस शादी का रीजन पता चलेगा तो सभी क्या सोचेंगे? और वो सभी को सिया के बारे में बताएगा कैसे? यही सब सोचते हुए दीप गाड़ी को हाईवे पर चलाए जा रहा था। वही पीछे बैठी सिया तो बैठी बैठी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। करीब 5 घंटे का सफर तेज करने के बाद दीप की गाड़ी दिल्ली में एंटर हुई। उन लोगों को दिल्ली आने तक शाम हो चुकी थी। दिल्ली में एंटर होने के बाद करीब 15 मिनट बाद उसकी गाड़ी एक अपार्टमेंट के आगे आके रुकी। दीप गाड़ी को बंद करके सिया को देखता है जो सो रही थी। दीप एक नज़र घूंघट करके सोती सिया को देख उसे थोड़ी देर आवाज में उठने को बोलता है और उसे गाड़ी से बाहर आने को बोलता है। दीप सिया को बाहर निकलने की बोल के खुद बाहर आ गया और अपना फोन चेक करने लगा। वही सिया अभी तक गाड़ी में बैठी थी। सिया को काफी देर तक गाड़ी से बाहर आते ना देख दीप को वापस गुस्सा आ गया और वो थोड़े गुस्से में आगे बढ़ के गाड़ी का गेट खोल के बोला, तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? बाहर आने को कह रहा हूँ तो आ क्यों नहीं रही? दीप के वापस चिल्लाने पार सिया एकदम से सहम गई और अपना सर झुका लेती है। दीप उसके वापस जवाब ना देने पर गुस्सा में आ गया, लेकिन वो इस वक्त पार्किंग लोबी में थे, इसलिए वो गुस्से का घुटन पीते हुए धीरे बोला, मैंने कहा बाहर आओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे बकवास करूं। इतना बोल के दीप गेट से हट गया और सिया अब धीरे से अपनी साड़ी संभालते हुए गाड़ी से नीचे उतर आई। दीप से अपने पीछे आने का इशारा करता है और खुद तेज कदमों के साथ बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ गया। दीप अंदर आते हुए लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया और उसके आने का वेट करते हुए अपना फोन देखने लगा। वही सिया उसके पीछे पीछे आते हुए उसके पास खड़ी हो गई।
थोड़ी देर में लिफ्ट नीचे आई और दीप उसमें चला गया। वही सिया, उसके लिए तो ये किसी जादू जैसा था। वो उस डब्बे जैसी चीज में अपना सर घुस के देखती है, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। अगर तुम्हें यही रुकना है तो तुम रुक सकती हो, सिया को एलिवेटर में चढ़ते ना देख दीप उसे घूरते हुए बोला। दीप के ऐसे बोलने पर सिया डरते हुए धीरे से उसमें चढ़ गई और दीप उसके आने के बाद डोर बंद करके अपने फ्लोर के लिए बटन दबा देता है। डोर बंद होने पर सिया को डर लगने लगा, लेकिन वो फिर भी चुप रही। वही लिफ्ट अब चलने लगी, जिसे फील करके ज्योति के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी बॉडी तो डर से कांपने लगी थी। वही दीप, वो अपने फोन में घुसा था, उसका ध्यान सिया पर था भी नहीं। थोड़ी देर में दीप का फ्लोर आ गया और वो लिफ्ट से बाहर निकल के जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ और अपना सर घुमा के सिया को देखता है, जो अपनी जगह पर जमी सी खड़ी थी। दीप उसे देख अपना सर नामे हिला देता है और वापस उसके पास जाकर एकदम से उसका हाथ पकड़ के थोड़े गुस्से में बोला, हर बार तुम्हें बुला के अपने पीछे आने को कहो, इतना वक्त नहीं मेरे पास। इतना बोल के दीप उसे अपने साथ खिंचते हुए अपने फ्लैट के सामने आके खड़ा हुआ और उसे अनलॉक करके सिया के साथ अंदर चला गया। दीप का फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था, वो एक नॉर्मल फ्लैट था जिसमें 2 कमरे, एक किचन हॉल और बालकनी था। वो एक छोटी सी फैमिली के लिए सही था। दीप सिया को घर के अंदर लाके उसे हॉल के छोड़ देता है और उस पे ध्यान दिए बगैर अपने कमरे में चला जाता है। वही ज्योति दीप के जाने के बाद अपनी नजरें घुमा के पूरे फ्लैट को देखने लगी। वाकई दीप का फ्लैट काफी सुंदर था। सिया अभी बाहर खड़ी थी कि थोड़ी देर में दीप अपने कपड़े बदल के बाहर आया और अपने फोन में देखते हुए बिना सिया को देखे घर के बाहर चला गया। वही सिया बस उसे जाते देखते रह गई। दीप के जाने के बाद सिया अब अपने घूंघट को थोड़ा हटा के अपने सर पर रख लेती है और उसे पूरे घर को देखने लगी। वो इधर उधर चलते हुए पूरे घर को देखते हुए वहाँ की हर एक चीज को देख रही, क्योंकि उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा घर नहीं देखा है और ना ही ऐसी चीजें और लाइटें। सिया थोड़ी देर घर को देखने के बाद किचन में आई। दीप का किचन मॉडर्न था, जो सिया को कुछ खास समझ नहीं आया। वो बस वहाँ घूम के वापस आ गई। उसे अब भूख भी लगाने लगी रही, लेकिन उसे यह की कुछ जानकारी नहीं थी, ऐसे में वो क्या खाए। सिया की नजर बाहर आते वक्त छोटे से डाइनिंग टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट पर पड़ी, जिसमें कुछ फ्रूट रखे हुए थे। सिया जल्दी से अब आगे जाके उस बास्केट में रखें एक एप्पल और 2-3 केलों को देख सिया बिना सोचे समझे उन्हें उठा लेती है। भूख लगने की वजह से सिया ये भी नहीं देखती कि वो फ्रूट खराब हो गए हैं। वो उन्हें लेकर वही फर्श पर बैठ गई और उन्हें खाने लगी। थोड़ी देर में फ्रूट खाने के बाद सिया उठ के थोड़ा इधर उधर घूमी और जाके हॉल में डले सोफे पर बैठ गई। सोफे पर बैठ के खुद को उस पूरे घर में अकेला पा के सिया को अपने गांव और अपने माँ बाप की याद आने लगी, जिसकी वजह से वो एक बार फिर रोने लगी। दूसरी तरफ अंश और ज्योति इस वक्त गायकनॉलेज की केबिन में बैठे हुए थे। अंश केबिन में डली एक चेयर पर बैठा हुआ था, वही ज्योति पर्दे के पीछे डॉ के साथ थी। सुबह जब अंश उठा तो उसने देखा ज्योति को दर्द की वजह से फीवर हो गया और वो बहुत थकी थकी दिख रही थी। अंश उसे देख फ्रेश होने को बोलता है, लेकिन ज्योति अब दर्द की वजह से खुद की बॉडी को हिला भी नहीं रही थी। ज्योति की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़े देख अंश उसे सुबह तबीयत का बता के गाइनों को पास लाया, ताकि ज्योति की बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं यूं चेक किया जा सके। अंश अपनी जगह बैठा ही था कि डॉ बाहर आई अंश के सामने आके बैठ गई, जिसपे अंश एक नजर पर्दे की तरह देख डॉ से थोड़ा धीरे से बोला, डॉ मैं वाइफ 11। देखिए मिस्टर बालिया, मैंने आपकी वाइफ को चेक किया है, आई थिंक ये उनका फर्स्ट टाइम था। डॉ पूछती है। डॉ की बात सुन के अंश धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसपे डॉ वापस बोली, देखिए आप वाइफ की बॉडी पर काफी स्वेलिंग हो गई है, इसे वजह उन्हें उठने बैठने और चलने में प्रॉब्लम हो रही होगी, एंड उनकी जो कंडीशन है उसे देखकर मुझे लगता है वो काफी ज्यादा वीक है, उस वजह से उन्हें इतना पेन हुआ है। आम तौर पर पहली बार में सभी को दर्द होता है, लेकिन इसका दर्द भी नॉर्मल और फिट लेडीज सहन कर जाती है, लेकिन आपकी वाइफ की हालत देखकर लगता है उन्हें काफी पेन हुआ। डॉ की बात सुन के अंश अपना सर झुका के बस धीरे से जी में जवाब दे देता है,
वही अंश के ऐसे सार झुकाने पर डॉ मुस्कुरा दी और अंश को एम्बरेस फील ना करते हुए चील होके बोली, रिलैक्स मिस्टर बालिया, ईस्ट कॉमन हमारे पास डेली ऐसे काफी केस आते हैं, आपको एम्बरिश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ मेडिसिन और ऑइंटमेंट लिख के देती हो, आप टाइम तो टाइम उन्हें मेडिसिन और ऑइंटमेंट को लगाइएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। एंड में आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगी कि अपनी वाइफ की डाइट पर ध्यान दीजिए और उन्हें वेट गेन करवाइए ताकि उन्हें आगे चल के वापस ऐसी प्रॉब्लम ना हो। डॉ की बात सुन के दीप अपना सर हाँ में हिला के अपनी जगह से उठ गया और पर्दे के पास ज्योति के जहाँ चला गया। अंश को आया देख ज्योति गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है, जिसपे अंश मुस्कराता है और उसे अपनी गोद में उठा के बोला, अब क्या नाराज होना, डॉही तो थी। अंश की बात सुने ज्योति उसे घूर के देखती है और बिना कुछ कहे उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। वही अंश उसे हॉस्पिटल में अपनी गोद में उठा के बाहर लेकर जा रहा था। वही हॉस्पिटल में बैठे काफी सारे लोग उन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे, लेकिन उन्हें तो जैसे उनसे कोई फर्क न पड़ता हो। वही दीप के अपार्टमेंट में दीप रात के करीब 10 बजे घर वापस आया। वो घर के अंदर एंटर हुआ और डोर लॉक करके वो बेसुधी में आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर किस में बींध गया और वो आगे आगे जाके सोफे पर मुंह के बल गिर गया। अचानक गिरने की वजह से दीप गुस्से में पलट के बोला, वो दफा। इतना बोलते बोलते दीप रुक गया क्योंकि उसकी नजर सामने फर्श पर सोती सिया पर पड़ी। सिया नीचे जमीन पर बिछे फर्श पर आराम से सो रही थी, लेकिन सोने की बखानते उसके बदन पर लिपटी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई। सिया की पीठ इस वक्त दीप की तरफ थी, उस वजह से सिया के ब्लाउज से उसकी गोड़ी पीठ ठीक दीप के समाने थी। दीप की नजरें एक पल को ना चाहते हुए भी सिया की पीठ लेकर कमर पर घूमने लगी, क्योंकि सिया इस वक्त लेटी थी और उसकी वजह से उसकी कमर और पीठ का पोस्चर एकदम अलग ही दिख रहा था। दीप कुछ पल ज्योति की कमर और पीठ को देखने के बाद उसे नजरें फेर लेता है और कुछ सोचते हुए उठ के अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन सिया को ऐसे फर्श पर सोते देख उसका मन नहीं माना। उसे उसकी माँ की बात याद आ गई, आज के बाद सिया अनाथ हो जाएगी, उसका सिर्फ वो अकेला सहारा होगा। ये याद करके दीप उस छोटी सी सिया को देख एक गहरी सांस छोड़ता है और उसके पास जाके उसे उठाने लगा। दीप की एक आवाज में ही सिया उठ के बैठ गई और अपने सामने दीप को देख वो जल्दी से घूंघट कर लेती है। पहले दीप को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो इसे इग्नोर मारते हुए एक करने की तरफ इशारा करके बोला, अगर सोना है तो वहां जाके सो, यहाँ ऐसे बीच में सोने की जरूरत नहीं है। इतना बोल के दीप अब बिना उस पे ध्यान दिए वहां से उठ के अपने कमरे में चला गया और सिया दीप के जाने के बाद धीरे से उठी और उसके बताए कमरे में चली गई। सिया जब उस कमरे में आई तो बस उस कमरे को देखती रह गई। एक बड़ा सा कमरा जिसमें काफी सारी लाइट और बेड देख सिया को तो ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। सिया धीरे से आगे बढ़ के उस बेड पर बैठी तो उसे गद्दा बहुत मुलायम महसूस हुआ। जैसी महसूस करके सिया खुश हो गई और जल्दी से उस बेड पर लेट गई। सिया को सिर्फ बेड पर लेटने भर की देर थी और उसकी आंख लग गई। वही दीप थोड़ी देर बाद उसके कमरे में आया, क्योंकि उसे मालूम था सिया ने कुछ खाया नहीं था। भले दीप इस अनचाही शादी में बंध चुके था, लेकिन वो ऐसे सिया को बिना खाना खाए सोने दे नहीं सकता, जिसपे वो उसे बुलाने आया। लेकिन जब तक सिया सो चुकी थी, जिसे देख दीप कमरे के बाहर चला गया और वो भी बिना कुछ खाए कमरे में आके पद के बल बेड पर गिर गया और वापस उसके दिमाग में वही सब बातें घूमने लगी और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। CH 342 दीप सिया। इतना बोल के दीप अब बिना उस पे ध्यान दिए वहां से उठ के अपने कमरे में चला गया और सिया दीप के जाने के बाद धीरे से उठी और उसके बताए कमरे में चली गई। सिया जब उस कमरे में आई तो बस उस कमरे को देखती रह गई। एक बड़ा सा कमरा जिसमें काफी सारी लाइट और बेड देख सिया को तो ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। सिया धीरे से आगे बढ़ के उस बेड पर बैठी तो उसे गद्दा बहुत मुलायम महसूस हुआ। जैसी महसूस करके सिया खुश हो गई और जल्दी से उस बेड पर लेट गई। सिया को सिर्फ बेड पर लेटने भर की देर थी और उसकी आंख लग गई। वही दीप थोड़ी देर बाद उसके कमरे में आया, क्योंकि उसे मालूम था सिया ने कुछ खाया नहीं था।
भले दीप इस अनचाही शादी में बंध चुके था, लेकिन वो ऐसे सिया को बिना खाना खाए सोने दे नहीं सकता, जिसपे वो उसे बुलाने आया। लेकिन जब तक सिया सो चुकी थी, जिसे देख दीप कमरे के बाहर चला गया और वो भी बिना कुछ खाए कमरे में आके पद के बल बेड पर गिर गया। और वापस उसके दिमाग में वही सब बातें घूमने लगी और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। आगे अगली सुबह दीप की नींद सुबह के करीब 9 बजे खुली। दीप बेड पर अपनी आंख रब करते हुए बेड उठ के सीधा बाथरूम में चला गया और करीब आधे घंटे बाद वो नहा के बाहर आया। वो बाहर आके अपने कपड़े पहनता है और कमरे से बाहर आया। दीप कमरे के बाहर आके पहले किचन में गया और अपने लिए कॉफी बनाने लगा। दीप इस वक्त सिया के बारे में एकदम भूल चुका था। वो अपनी कॉफी बना के बालकनी की तरफ बढ़ा, तभी उसकी नज़र दूसरे कमरे में फर्श पर बैठी सिया पर पड़ी। सिया को देख पहले दीप अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसके बारे में तो उसके दिमाग से ही निकल गया। फिर कुछ सोचते हुए वो उस कमरे में आया और सिया की तरफ देखता है, जिसका घूंघट अभी उसके कंधे पर डला था। वो अपना पेट पकड़ के बैठी थी। क्या हुआ तुम्हें? दीप बोला। सिया जो अपना पेट पकड़ के दर्द में बैठी थी, दीप की आवाज सुन के वो हड़बड़ा गई। जल्दी से अपने सर से घूंघट करके उठ के खड़ी हो गई और उसने अपना सर झुका लिया। सिया को खुद से इतना हड़बड़ा देख दीप ने उसे कुछ नहीं कहा और वापस बोला, क्या हुआ? ऐसे नीचे फर्श पर क्यों बैठी हो? दीप की बात सुन के सिया धीरे से अपना सर नामे हिला देती है, जैसे कुछ नहीं। उसके नामे सर हिलाने पर दीप उसे घूर के देखता है, क्योंकि ये लकड़ी हमेशा उसकी बातों जवाब नहीं देती थी, जिसपे उसे गुस्सा आता। लेकिन फिलहाल उसने खुद को शांत रखा और वापस बोला, पेट में दर्द है। दीप के वापस पूछने पर सिया नामे सर हिला सेती है, मुंह में जुबान नहीं है। सिया के वापस नामे सर हिलाने पर दीप थोड़े गुस्से में बोला। दीप के वापस कुछ बोलने पर सिया फिर से नामे सर हिला देती है, लेकिन उसने अभी क्या कहा सोच के वो जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। सिया के वापस सर हिलाने पर अब दीप का दिमाग बुरी तरह से घूम चुका था। वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़े कॉफी मग को टी साइड रखे टेबल पर रखते हुए बोला, लिसन, आई डोंट लाइक आईटी की मैं जब किसी से बात करूँ तो सामने वाला सिर्फ अपनी गर्दन में जवाब दे, अगर कुछ पूछ रहा ही तो हाँ और न में जवाब देना। गॉट इट? दीप की आधी अधूरी बात समझ के सिया वापस हमें सर हिला देती है, जिसपे दीप का गुस्सा फिर से बढ़ गया। वो इस बार आगे बढ़ के उसकी बाजू को कस लेता है और उसके थोड़े करीब जाते हुए गुस्से में बोला, एक बार में कोई बात समझ नहीं आती, जब बोलने के लिए बोल रहा हूँ तो क्यों अपनी ये गर्दन बार बार मटकाए जा रही हो? ये सब बोलते वक्त दीप का चेहरा सिया के चेहरे के करीब करीब आ गया। सिया जो अपनी साड़ी की आड़ में दीप की तरफ देख रही थी, दीप को खुद के ऊपर गुस्सा करते देख उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन घूंघट की वजह से दीप को उसकी आंखें दिख नहीं रही थी। दीप ने अभी तक सिया को एक नज़र गौर से नहीं देता था। कल भी जब वो सिया को देख पता उसे पहले ही टीटू की पत्नी आ गई, इसलिए दीप उसे इग्नोर मार के बाथरूम में चला गया। वो मेरे पेट में, सिया अब धीरे से डर के बोली। वही सिया के कुछ बोलने पर अब दीप उसे झटके से छोड़ के थोड़ा पीछे हो गया और उसकी बात सुनने लगा। वो हमें बाहर जाना है, सिया एकदम से बोली। सिया की बात सुन के दीप उसे देखने लगा, क्यों सुबह सुबह तुम्हें बाहर ऐसा कौन सा काम आ गया? दीप बोला। दीप की बात सुन के सिया अपना सर झुका लेती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दीप से कहे तो क्या कहे। सिया गांव में रहने वाली थी, वहां पे फ्रेश होने के लिए बाहर जाना होता था। उसे शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो लोग कहाँ जाते होंगे, इसलिए उसने दीप से बाहर जाने को कहा। वही सिया को वापस अपनी बात का जवाब देते ना देख दीप का दिमाग घूमने लगा था। वो अपना सर पकड़ के एक गहरी सांस छोड़ के खुद को थोड़ा शांत करके बोला, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए इतना काम होके बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझे रिस्पेक्टफुली तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, अदरवाइज में तुम्हें इतना कभी नहीं झेलता। दीप को वापस गुस्सा आते देख सिया अपना सर झुका के धीरे मगर हकला के बोली, वो मुझे लेटरिंग। इतना बोल के सिया चुप हो गई। उसकी पकड़ अपनी साड़ी के चोर पर कस गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी दीप से ये बोलते हुए। वही दीप जो गुस्से में सिया को घूर रहा था, सिया की बात
सुन के उसका गुस्सा जैसे हवा हो गया और वो उसे अजीब तरह से देखने लगा। वो उस रूम में बने बाथरूम को देखता तो कभी सिया, जब उसे क्लेश होने जाना है तो वो जा क्यों नहीं रही, उसे क्यों बता रही है। सिया की बात सुन के दीप अब नॉर्मली बोला, हाँ तो तुम बाथरूम से जा सकती हो, लेकिन हमें ये शहर के हाई फाई चीजें इस्तेमाल करनी नहीं आती। दीप की बात सुन के सिया वापस बोली। सिया की बात सुन के दीप को अब कहीं जाके समझ आया कि सिया बाहर क्यों खड़ी है। वो अब सिया को अपने साथ बाथरूम में लेकर गया और उसे वहां के सब फीचर समझाने लगा। दीप किसी बच्चे की तरह सिया को हर एक चीज बता रहा था। वो उसे सब समझाने के बाद बाथरूम से बाहर निकल के जैसे ही बाहर जाने को हुआ तभी सिया उसे आवाज लगा के रोक लेती है, सुनिए। सिया के मुंह अपने लिए सुनिए सुन के दीप एकदम से अपनी जगह पर रुक गया, ना जाने क्यों, लेकिन सिया मुंह खुद के लिए इतनी प्यारी आवाज में सुनिए सुन के दीप बड़ी अलग सी फीलिंग आई। दीप अपना सर घुमा के वापस सिया की तरफ देखता है, जिस पे सिया फिर बोली, अम्मा ने हमारा झोला दिया होगा, उसमें मेरे कपड़े हैं, इतना बोल ले। सिया चुप हो गई। वही सिया की बात सुन के दीप बस हम में जवाब देकर उसके कैमरे के बाहर चला गया और टेबल से गाड़ी की चाबी लेकर सिया के कपड़े लेने चला गया। थोड़ी देर में दीप अपने हाथ में एक पुराना सा सूटकेस लेकर अपार्टमेंट में आया और बिना नॉक और सोचे समझे सिया के कमरे में चला गया। कमरे में सिया, जिसने इस वक्त अपनी साड़ी उतार के उसकी घड़ी कर बेड पर रख रही थी, अचानक डोर खुलने की आवाज सुन के वो अपना सर घुमा के डोर की तरफ देखती है, जहां दीप सामने खड़ा आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। सिया इस वक्त सिर्फ सेबियर और ब्लाउज में उसके सामने खड़ी थी। सिया एकदम दूध की तरह गोरी और उसके चेहरे पर झलकती मासूमियत उसे देखकर कोई भी इंसान उस पे अपना दिल हार बैठे, वो इतनी खूबसूरत थी। दीप अपने सामने खड़ी उस 5.2 की सिया, जो सिर्फ अपने सेबियर और ब्लाउज में खड़ी, उसे देख दीप कुछ पल उसे देख अपनी नजरें सिया के चेहरे की तरफ घुमाता है, लेकिन अब वो सिया का चेहरा देख पाता उसे पहले ही सिया गड़बड़ के बेड पर रखी अपनी साड़ी को वापस अपने ऊपर डाल लेती है। वही सिया को अचानक हड़बड़ाते देख दीप भी झेंप गया और जल्दी से उसके कपड़ों का बैग कमरे में छोड़ के वहां से चला गया। वही दीप के जाने के बाद सिया अब आगे बढ़ के रूम अंदर से लॉक कर लेती है। सिया जल्दी जल्दी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। करीब 1 घंटे बाद सिया बाथरूम से बाहर आई। उसने आज एक डार्क येलो शादी पहनी थी, हाथों में कांच की लाल चूड़ियां। सिया कमरे में आके अपनी पहनी हुई साड़ी को बैग में रख उसे साइड एमवी रख देती है और खुद मिरर के आगे आके तैयार होने लगी। सिया अपनी चोटी बना के मांग में सिंदूर भर के अपने साथ लाए सामान से लिपस्टिक और चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद तैयार हुई और वापस अपने चेहरे पर घूंघट करके वो अब कमरे के बाहर आई। सिया जब कमरे में बाहर आई उसने देखा किचन में दीप कुछ कर रहा है। सिया चल के किचन में गई तो दीप कुछ खाने को बना रहा था। सिया आगे आके धीरे से दीप वो बना देती है कहती है, लेकिन दीप उसे मना कर देता है। वो सिया की कंडीशना देख इतना समझ चुका था सिया को आज की मॉडर्न चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे में उसकी गैस से खाना बनाते वक्त उसका हाथ वाथ जल गया तो उसे और प्रॉब्लम होगी। वो सिया से मना करके दोनों के लिए लाइट पोहा बना लेता है और 2 प्लेट में निकाल के वो डाइनिंग टेबल पर आके सिया को खाने को कहता है। दीप के कहने पर सिया वहां डली कुर्सी पर बैठ गई। दीप अपने पोहे खाते वक्त सिया को देख रहा था, जो अपने घूंघट के अंदर खा रही थी। तुम इस हटा सकती हो, यहाँ शहर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीप सिया को उसका घूंघट उठाने को बोला, लेकिन सिया उसे मना कर देती है। वो अपना सर झुका के दीप को कहती है कि उनके यहाँ घूंघट लकड़ी का पति उठाता है, उसके बाद ही वो घूंघट उठा सकती है। सिया की बात सुन दीप उसे अपनी नजरें हटा लेता है और ब्रेकफास्ट करके वो कमरे में चला गया और सिया बर्तन लेकर किचन में चली गई। थोड़ी देर में दीप अपने ऑफिस के आउटफिट में बाहर आया। बाहर आते ही दीप की नजर किचन में खड़ी सिया पर पड़ी, जाने क्यों, लेकिन दीप एक बार उसे देखने भीतर चला गया कि सिया क्या कर रही है। दीप जब किचन में आया तो अतएव ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये तुम क्या कर रही हो? दीप जल्दी से बोला। सिया जो इस वक्त एक पॉली लेकर उसमें मिट्टी लिए बर्तन साफ कर रही थी। दीप की आवाज सुन के वो पलट के उसकी तरफ देखती है, फिर अपने हाथ में पकड़ी कढ़ाई को देख
धीरे से बोली, वो मैंने सोचा मैं बर्तन साफ कर दूं, वही कर रही हूँ। ऐसे? तुम्हें ये मिट्टी कहाँ से मिली? दीप बोला। दीप के पूछने पर सिया उसे एक गमले की तरफ इशारा करके बोली, उसमें से। सिया का जवाब सुनके दीप अपना सर पकड़ लेता है और उसे बताता है, यहाँ बर्तन ऐसे नहीं डिशवॉशर से साफ होते हैं। द्वीप उसके हाथों से सार बर्तन लेते हुए ऑटोमेटिक डिश वॉशर में रख उसे ऑन कर देता और सिया को कुछ ना करे कहे कि वो ऑफिस जाने लगा कि रुका, और उसे कहा कि अगर कोई डोर खोलने को कहे तो वो डोर ना खोले। दीप की बात सुबह सिया ठीके बोल देती है और दीप घर निकल गया। दीप घर से निकल के सबसे पहले अपने ऑफिस आया और वहां आते ही दीप को उसके पापा से अच्छी खासी डांट खाने को मिली। उसके बाद दीप सारा दिन कुछ मीटिंग अटेंड करने के बाद अंश से मिला। अंश को वो परेशान लगा, जिसपे वो उसे उसकी परेशानी की वजह पूछता है, लेकिन दीप कुछ नहीं बोल के बात टाल देता है। वो अभी किसी को भी सिया के बारे में बताने को तैयार नहीं था, इसलिए वो सिया को लेकर सीधा अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया। दीप सिया को देख इतना समझ चुका था उसके साथ सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसे सिया को शहर के बारे में सब कुछ सिखाना होगा, बिल्कुल किसी न्यू बॉर्न बेबी की तरह। लेकिन वो उसे सिखाए तो क्या सिखाए, उसे देखते ही दीप को सिर्फ गुस्सा आता था। आज की सारी भागा दौड़ी के बाद दीप थका हारा घर वापस आया। घर आपस आके उसने देखा सिया आज सिर्फ फर्श पर सो रही है। उसे देख दीप में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे लड़ सके। वो आगे बढ़ के थोड़ी तेज आवाज में उसे उठाता है और खुद अपने कमरे में चला गया। वही सिया दीप के जगाने पर उठ गई, लेकिन अब उसे नींद आ रही थी, क्योंकि गांव में 8 बजे तक सब सो जाते हैं। दीप कपड़े बदल के बाहर आया और सीधा मेन डोर की तरफ बढ़ा। वहां उसका ही एक आदमी खाना लेकर आया था, क्योंकि दीप आज काफी थक गया था। दीप खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रख सिया को देखकर बोला, क्या तुम इसे सर्व कर सकती हो? दीप को खुद से बात करते देख सिया ना समझी से हूँ डॉट करती है, जिसपे दीप एक गहरी सांस भर के बोला, इस खाने को तदो अलग अलग प्लेट में ले आओ। दीप की बात समझ इस बार सिया जल्दी से आगे बढ़ी और उसे खाने को किचन में ले गई। थोड़ी देर में सिया 2 अलग अलग प्लेट में खाना लाई और दीप खाना लेकर उसे भी खाने को बोल खुद खाने लगा। थोड़ी देर में खाना खाने बाद दीप चुपचाप उठा के अपने कमरे में चला गया और बर्तनों को किचन में ले गई। सिया एक बहुत समझदार लकड़ी थी, जैसा दीप ने उसे डिशवॉशर यूज करने कहा था। उसने ठीक वैसे ही सारे बर्तन उसमें रख उसे ऑन कर दिया और टेबल को सफा करने खुद भी दूसरे कमरे में चली गई। CH3 साल्स, एक बार खुद को प्यार करने का मौका तो दो। वही सिया दीप के जगाने पर उठ गई, लेकिन अब उसे नींद आ रही थी, क्योंकि गांव में 8 बजे तक सब सो जाते हैं। दीप कपड़े बदल के बाहर आया और सीधा मेन डोर की तरफ बढ़ा। वहां उसका ही एक आदमी खाना लेकर आया था, क्योंकि दीप आज काफी थक गया था। दीप खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रख सिया को देखकर बोला, क्या तुम इसे सर्व कर सकती हो? दीप को खुद से बात करते देख सिया ना समझी से हूँ डॉट करती है, जिसपे दीप एक गहरी सांस भर के बोला, इस खाने को तदो अलग अलग प्लेट में ले आओ। दीप की बात समझ इस बार सिया जल्दी से आगे बढ़ी और उसे खाने को किचन में ले गई। थोड़ी देर में सिया 2 अलग अलग प्लेट में खाना लाई और दीप खाना लेकर उसे भी खाने को बोल खुद खाने लगा। थोड़ी देर में खाना खाने बाद दीप चुपचाप उठा के अपने कमरे में चला गया और बर्तनों को किचन में ले गई। सिया एक बहुत समझदार लकड़ी थी, जैसा दीप ने उसे डिशवॉशर यूज करने कहा था। उसने ठीक वैसे ही सारे बर्तन उसमें रख उसे ऑन कर दिया और टेबल को सफा करने खुद भी दूसरे कमरे में चली गई। आगे धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सिया और दीप को एक साथ रहते हुए 1 महीने होने को आ चुका था। इस बीच दीप ने उसे काफी हद तक घर की सभी चीजों के बारे में समझा चुका था। वो सिर्फ उसे उतनी ही बात करता जितना उसे काम हो, उसके आगे उसने कभी सिया पर ध्यान नहीं दिया। दीप डेली उसे उसका घूंघट हटाने को बोलता था, लेकिन सिया मना कर देती कि जब तक वो घूंघट नहीं उठाएगा वो नहीं हटा सकती। उसके बाद दीप ने दोबारा उसे घूंघट हटाने को कहा भी नहीं। दीप अपना ज्यादातर टाइम ऑफिस में या बाहर ही रहता। वो सिर्फ शाम को घर आता और डिनर बाहर से ही लाता, क्योंकि सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद उसकी हिम्मत खाना बनाने की तो बिल्कुल नहीं होती।
उसने सिया से किचन में जाने से साफ मना कर रखा था। शायद वो अपनी किचन खराब नहीं करवाना चाहता हो, या फिर सिया को कहीं चोट ना लग जाए, ये सोच वो उसे किचन में नहीं जाने देता। वो दिन में सिया का खाना किसी के हाथों बाहर से भिजवा देता। वही सिया, उसे अब उस चार दीवारी में अकेले रहने की आदत सी हो गई थी। वो सारा दिन घर की सफाई में लगी रहती, क्योंकि उसके पास कुछ करने को था ही नहीं। सिया ने ये 1 महीने अपने साथ लाई उन 3 साड़ियों में बिता दिया, जिसपे दीप ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो सुबह का निकला, शाम को घर वापस आता और खाना खा के अपने कमरे में चला है जाता। वही दूसरी तरफ बालिया हाउस में ध्रुव और जानवी को मालूम चल चुका था। जानवी 2 मोंथ प्रेग्नेंट है और यहाँ से उसके मूड स्विंग स्टार्ट हो गए थे। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी और गुस्से वाली हो गई थी। सिर्फ ध्रुव के लिए, बाकी वो सबसे आराम से बात करती। ध्रुव बेचारा, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीबी सिर्फ उसे छोड़ के सबसे प्यार से बात कर सकती है, तो उसे क्या प्रॉब्लम है। जानवी किसी भी वक्त कुछ भी ध्रुव के सामने खाने की डिमांड रखती। जब ध्रुव उसे वो सब खाने को मना तो जानवी रोना लगती और उसे अपनी इस हालत का जिम्मेदार बना देती है। जानवी के मोटे मोटे आंसू देख बेचारे ध्रुव को चाहे रात होती या दिन वो उसके लिए लाना पड़ता। वही ज्योति की कंडीशन अब एकदम ठीक हो चुकी थी। साथ ही अंश अब ज्योति की डाइट का पूरा ध्यान रख रहा था। उसने ज्योति के वेट गेन करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी बीबी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अंश उसके लिए कभी कभी खुद कुक करता था, लेकिन ज्योति खाना देखकर मुंह बना लेती। लेकिन अंश जबरदस्ती उसे वो खाना खिलाता। इन दिन अंश ने कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा अब ज्योति से एक मेंटेनेंस बना के रहता, ताकि वो वापस ज्योति को हर्ट ना कर दे। अंश के ये बदले मिजाज ज्योति को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि अंश अब सिर्फ उस पे नाराज होके घूमता, क्योंकि वो खाना ठीक से नहीं खाती थी। वही जब वो अंश के करीब जाने की कोशिश करती, अंश उसे काम की कहे के उसे खुद से दूर कर देता, जिसपे ज्योति मुंह सड़ा लेती। उसने इन दिनों अंश को अपने करीब बुलाने के लिए काफी ट्राई मारे, लेकिन अब अंश एकदम सख्त इंसान बन गया था। वो ज्योति से दूर रहता। इसके अलग कपूर हाउस में सभी बहुत खुश थे। जितेंद्र फिलहाल यही रुका था। वो सभी से अब काफी घूम मिल गया। उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि वो इतने सालों बाद घर वापस आया। वही अधीर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था इस इंसान को ढूंढने की, लेकिन अभी तक उसके हाथ सिर्फ निराश ही मिली थी। दीप के अपार्टमेंट में आज संडे था और इतने बिजी दिनों के बाद दीप आज घर पर रुक आराम कर रहा था। सुबह के 9 बजे चुके थे, लेकिन दीप अभी तक सो रहा था। वही सिया सुबह जल्दी उठा के तैयार हो चुकी थी। उसने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया था। सिया के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए दीप ने अपने सर्वेंट को आने से मना कर दिया था। इसलिए घर का सारा काम सिया ही करती थी। सब कुछ खत्म करने के बाद सिया सोफे पर बैठी बार बार दीप के कमरे की तरफ देख रही थी, लेकिन दीप आज जागने में काफी लेट गया था। वही सिया को अब भूख लग रही थी। काफी देर तक दीप का इंतजार करने के बाद सिया से जब रहा नहीं गया, वो उठ के किचन में चली गई। उसने काफी टाइम दीप को खाना बनाते देखा था, इसलिए उसने सोचा आज क्यों ना वो ही दीप के लिए कुछ बना दे। सिया किचन में आके उधर उधर कुछ ढूंढती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे बेसन का डब्बा दिखा। बेसन को देख सिया ने सोचा क्यों ना दीप के लिए चाय पकड़ो बनाया जाए। इतना सोचते हुए अब सिया फ्रिज से सब्जी निकाल उसे धो के काटने के लिए आशिया ढूंढती है, लेकिन वहां नाइफ के अलावा कुछ और नहीं था। सिया ने दीप को उसे काटते देख था, इसलिए वो भी नाइफ उठा लेती है। अब उसे सब्जी काटने लगी। सिया अभी बहुत ध्यान से सब्जी काट कर रही थी कि अचानक उसके कानों में दीप की आवाज पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीप की आवाज सुन के सिया हड़बड़ा गई और वो जो नाइफ चला रही थी, हड़बड़ाने की वजह से नाइफ उसकी उंगली पर चल गई और सिया किसे कराह उठी। सिया के अचानक कढ़ाने पर दीप जल्दी से आगे आया तो उसने देखा सिया का पूरा हाथ खून से सन गया था। वही चॉपिंग बोर्ड पर भी खून गिर चुका था, जिसे देख दीप की आंखें बड़ी हो गई और वो उसका हाथ पकड़ के जल्दी से उसका हाथ वॉश बेसिन में बढ़ा के पानी चालू कर देता है और उसके हाथ को पानी से धोते हुए थोड़े गुस्से में 11 बोला, तुमसे किसने कहा था किचन में आने को?
वही सिया दीप को देख जल्दी से अपना घूंघट कर लेती है और दीप उसका हाथ धोने के बाद उसके हाथ को देखता है। उसकी उंगली में काफी गहरा घाव आया था, जिसे देख दीप गुस्से में उसे घूरता है कि वापस उसका हाथ पकड़ के लगभग खींचते हुए उसे बाहर डाइनिंग टेबल तक लाया और उसे वहां बैठा के खुद अंदर जाके फास्टेड कीट लाया। वो लगभग कीट को टेबल पर पटकते हुए गुस्से में सिया का हाथ खुद की तरफ खींचता है और उसके हाथ से अब भी बह रहे खून को कॉटन से साफ करते हुए गुस्से में बोला, तुमसे किसने कहा था कीचने में जाके नाइफ के साथ खेलने को? थोड़ी देर हो गई तो क्या कुछ देर भूखी नहीं रह सकती थी? दीप की बात सुनके सिया, जो घूंघट के पीछे अपना सर झुकाए रोए जा रही थी, दीप को सिर्फ उसकी सिसकी सुनाई दे रही थी, जिसे सुन दीप उसे घूरता है, लेकिन घूंघट की वजह से वो सिया का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो गुस्से में सिया के सर के घूंघट को हटा के बोला, इसे मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। दीप के घूंघट हटाते ही सिया अपनी नजरें उठा के दीप की तरफ देखती है, जो अपने चेहरे पर गुस्सा छिड़ लेकर उसके हाथ पर पट्टी बांध रहा था। सिया एक टक दीप को देखते हुए मानो उसमें ही खो गई रही। वही दीप छिड़के उसकी पट्टी बांध के उसे दूर होते हुए नाराज होके बोला, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें किचन में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल के दीप बिना उस पे ध्यान दिए कीट को बंद करके उसे वापस उसकी जगह पर रख देता और कीचने में चला गया। दीप कीचेन में आके एक नजर पूरी कीचेन को देखता है। काफी जगह सिया के खून की बूंदें डली थी। दीप एक गहरी सांस भर के पहले उसे किचन साफ करता है, फिर कहीं जाके वो ब्रेकफास्ट बनाने की तैयार करता है। वही सिया अब कुर्सी पर बैठी अपने पति को देख रही थी, जो सिर्फ एक ब्लैक वेस्ट और लोवर पहने किचन में काम कर रहा था। दीप अभी किचन में काम कर ही रहा था कि किसी ने उसके घर की डोर बेल बजाई। डोर बेल बजने पार दीप पहले टाइम देखता है, फिर जाके डोर ओपन करता है और सामने खड़े इंसान को देख दीप चौंक के बोला, तुम लोग? दीप के इतना बोलते जी एक लड़का और दो लकड़ियां दीप के अपार्टमेंट में आते हुए उसे गले मिलके के बोले, हाँ हम लोग। दीप उन्हें देख खुश होके बोला, तुम लोग कब आए और मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? यार हम आज सुबह हाय आए और आते ही तेरे पास चले आए। अब यही कड़े रहे कि सब बातें कर लेगा कि अंदर भी आने देगा? वो लकड़ा बोला। उस लकड़े की बात सुनके दीप तीनों को अंदर आने देता है और अंदर आते ही आपकी नजर सिया पर पड़ी, जो एक सिंपल ग्रीन साड़ी पहने अपने सर तक पल्ला लेकर खड़ी उन चारों को देख रही थी। सिया को देख दीप रुक गया। वही उसके तीनों दोस्तों सिया को देखकर चौंक गए, क्योंकि दीप के अपार्टमेंट में एक लकड़ी ये उन लोगों के लिए किसी बिजली के झटके कम नहीं था। एक लकड़ी सिया को देख जल्दी से बोली, दीप हुज दिस गर्ल? उस लकड़ी के सिया के बारे में पूछने पर दीप सिया को देख अपने माथे पर अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, वो ये सी। क्या यार काव्या, तू भी कैसा सवाल कर रही है? उसके कपड़े देख, मुझे लगता है ये दीप के घर मेड होगी। नई दीप? काव्या की बात सुन के ज्योत्ना बोली, हाँ यार इसे देखकर कोई भी बता सकता है दीप की मेड होगी। कबीर बोला। अपने तीनों दोस्तों की बात सुनके दीप हल्के फीकी मुस्कुरा उन्हें पास करता है और सिया को आंखों से ही अंदर जाने का इशारा करता है। दीप का इशारा समझ सिया धीरे से वहां से जाने को हुई कि काव्या घमंड के साथ सोफे पर बैठते हुए बोली, ओ मैडम कहाँ दिख नहीं रहा? हम लोग आए हैं, जाके पानी लेकर आओ। काव्य की बात सुनके सिया अपनी जगह पर रुक गई और दीप को देखने लगी, जो अब उनके पास बैठ चुका था। दीप को एक नजर देख सिया किचन में पानी लेने चली गई। वो थोड़ी देर में 4 ग्लास पानी लाई और सभी को पानी सर्व करती है। सिया के पानी सर्व करते वक्त क्रीब जो उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसने आज तक अपनी जिंदगी में सिया जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसकी नजर सिया की साड़ी से झांकती उसकी कमर को घूरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ी और उसके सीने को एक्सप्लोर करते हुए उसकी नजर सिया के होठों पर जाके अटक गई। बाकाई भगवान ने बड़ी फुर्त से बनाया था सिया को क्रीब का मन, तो अब सिया के लिए मचलने लगा था। मैं आपको बता दूं, क्रीब एक बहुत बड़ा लकड़ीबाज लड़का है, उसके बारे में सभी जानते हैं। सिया सभी को पानी देने के बाद वापस किचन में चली गई। वही दीप अभी आया बोल के उठ के अपने कमरे में चला गया
क्योंकि अभी वो सिर्फ अपनी वेस्ट में था, इसलिए वो टी शर्ट पहने आया था। दीप को जाते देख काव्या भी उसके पीछे पीछे चली गई और करीब ज्योत्ना से अभी आया बोल के किचन में बढ़ गया। वही उसे देख ज्योत्ना अपना सर नामे हिला के फोन चलाने लगी। दीप जैसे ही कमरे में आया, अचानक काव्या उसे पीछे से हग कर लेती है। काव्या के अचानक ऐसे हग करने पर दीप एक पल को हड़बड़ा गया और वो जल्दी से उसे खुद दूर करके पलट के काव्या को देख गुस्से में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है काव्या? कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। जान, मैंने भी कितनी बार कहा है थेट्स आई लव यू, तुम मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझते? तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करती हूँ, ये सब कॉलेज जानता है, और तुम भी फिर क्यों मुझसे दूर भागते हो? तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए मजबूर ना कर दिया तो कहना। इतना बोलते हुए काव्या एकदम दीप के करीब आते आ गई, अपने हाथ उसके गेल में लपेट लेती है और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गई। एक बार खुद को प्यार करने का मौका तो दो, जान कसम से कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। काव्या इस बार थोड़ी सिडेक्टिव वे में बोलते हुए अपने होठों को बिल्कुल दीप के होठों के करीब ले गई। वही दीप वो सिर्फ काव्य को घूर रहा था, क्योंकि ये लकड़ी कॉलेज टाइम से उसका दिमाग खराब करके घूम रही है। वो दीप के लिए इस हद तक पागल थी कि एक बार उसने खुद को दीप के सामने नेक्ड एक्सपोर किया ताकि दीप उसके करीब आए, लेकिन दीप ने उस वक्त उसे भाव नहीं दिया और आज फिर वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। दीप उसे गुस्से में घूरते हुए अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में किचन के कुछ बर्तनों की गिरने की आवाज आई, जिनसे सुन दीप को सिया का ख्याल आया और वो एक झटके में काव्या को खुद से दूर करके कमरे के बाहर निकल गया। CH 344 बीबी है वो मेरी जान, मैंने भी कितनी बार कहा है थेट्स आई लव यू, तुम मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझते? तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करती हूँ, ये सब कॉलेज जानता है, और तुम भी फिर क्यों मुझसे दूर भागते हो? तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए मजबूर ना कर दिया तो कहना। इतना बोलते हुए काव्या एकदम दीप के करीब आते आ गई, अपने हाथ उसके गेल में लपेट लेती है और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गई। एक बार खुद को प्यार करने का मौका तो दो, जान कसम से कभी खुद से दूर जाने नहीं दोहरे। काव्या इस बार थोड़ी सिडेक्टिव वे में बोलते हुए अपने होठों को बिल्कुल दीप के होठों के करीब ले गई। वही दीप वो सिर्फ काव्य को घूर रहा था, क्योंकि ये लकड़ी कॉलेज टाइम से उसका दिमाग खराब करके घूम रही है। वो दीप के लिए इस हद तक पागल थी कि एक बार उसने खुद को दीप के सामने नेक्ड एक्सपोर किया ताकि दीप उसके करीब आए, लेकिन दीप ने उस वक्त उसे भाव नहीं दिया और आज फिर वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। दीप उसे गुस्से में घूरते हुए अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में किचन के कुछ बर्तनों की गिरने की आवाज आई, जिनसे सुन दीप को सिया का ख्याल आया और वो एक झटके में काव्या को खुद से DUW करके कमरे के बाहर निकल गया। आगे दीप जब कमरे से बाहर आया, सिया जल्दी से आके उसके पीछे छिपते हुए उसकी वेस्ट पर अपनी पकड़ बना के अपना चेहरा उसकी पीठ में छुपा लेती है। वही सिया के अचानक ऐसे खुद के पीछे छिपने पे दीप उसे देखने लगा। वो अभी सिया से कुछ पूछता, तब तक कबीर किचन से बाहर आया। करीब को किचन से बाहर से आया देख दीप एक नजर उसे देख सिया से कुछ पूछने को हुआ कि तब तक करीब बोल पड़ा, दीप यार तूने क्या बेकार से सर्वेट रखे हैं, एक कप कॉफी क्या मंगी मैडम? तो मुझे धक्का देकर भाग गई। करीब की बात सुनके दीप सिया को देखता है, जो उसके पीछे खड़ी एकदम डरी सहमी सी खड़ी थी। दीप अब घूम के सिया के सामने आया और उसे गौर से देखते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दीप के ऐसे पूछने पर सिया अपनी डरी से नजरों से एक नजर करीब की तरफ देखती है, जो अपने होठों पर टेढ़ी स्माइल लेकर उसे देख रहा था। करीब को देख सिया वापस अपना सर झुका के दीप के थोड़ा साइड हो गई, जिसे वजह से उसे करीब ना देख पाए। वही सिया को इस तरह डरते देख दीप को अजीब लगा। दीप इस बार सिया के थोड़ा करीब होके अपने हाथों से उसके शोल्डर पकड़ उसके चेहरे की तरफ झुक के बोला, क्या हुआ बताओ मुझे? दीप के इस तरह पूछने पर सिया धीरे से अपनी नजरें उठा के दीप को देख डरते हुए हकला के बोली, वो जा जब मैं रो रसोई में आप सबके लिए कुछ खाने को लेने लगी तब आपके ये दोस्त किचन में आके मेरे पास खड़े हो गए और मुझे गंदी बात की।
और जब मैं बाहर आने को हुई तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के गंदी हरकत करने की कोशिश की, तो हम इन्हें धक्का देकर बाहर भाग आए। सिया रोते हुए दीप को सब बताती है। सिया की बात सुन के दीप, जो उसकी बात सुन रहा था, उसकी पकड़ अचानक उसके कंधे पर कस गई। वही सिया की बात सुन के कबीर आगे आते हुए बोला, हाँ तो तुम्हारे साथ वो सब करने के पैसे दे रहा था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें कहा था दीप, जितना देता है उसे डबल दूंगा, सिर्फ एक रात मेरे साथ बिता लो। क्यों दीप, तू कितना देता है इसे एक रात? 111। क्रीब ने अभी इतना ही बोल पाया था कि एक तेज मुक्का आके सीधे उसके मुंह में पड़ा और क्रीब फर्श पर गिर गया। वो दर्द में करहा उठा। वो अपना सर घुमा के सिया की तरफ देखता है, जहां दीप गुस्से में तमतमा के उसे ही घूर रहा था। दीप के पीछे खड़ी काव्या और ज्योत्ना भी अब तक क्रीब के पास आकर दीप को देखने लगी। दीप, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? क्रीब उठते हुए बोला। क्रीब को वापस उठने पर दीप वापस आगे आया और फिर से एक पंच उसके पेट में मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? दीप के कबीर को वापस मारने पर अपना पेट पकड़ के गुस्से में बोला, दीप तू उस 2 कोड़ी की लकड़ी के लिए मुझे मार रहा है? यस दीप, तुम उस नौकरानी के लिए अपने दोस्त पर क्यों हाथ उठा रहे हो? इस बार काव्या बोली। क्रीब और काव्या के सिया को 2 कोड़ी की लकड़ी बोलने पर दीप वापस गुस्से में आगे बढ़ा और उसके कॉलर को पकड़ उसे लगभग चीरते हुए बोला, वो कोई 2 कोड़ी की लकड़ी नहीं है, बीबी है मेरी, और उसकी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत कैसे हुई तेरी? दीप के बीबी बोलते ही क्रीब, काव्य, ज्योत्ना तीनों को आंखें बड़ी हो गई। वो दीप के पीछे खड़ी सिया को देखने लगे, जो रोते हुए चुपचाप खड़ी थी। वही दीप क्रीब को लगभग ओने अपार्टमेंट से बाहर फेंकते हुए गुस्से में बोला, आज के बाद अगर तू मुझे दिखा तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन बना दूंगा। दीप, तुम इस तरह गेट आउट फ्रॉम हेयर। काव्य के कुछ बोलने से पहले दीप गुस्से में बोला। दीप, आई सेड गेट आउट। काव्य के वापस कुछ बोलने से पहले इस बार दीप चिल्ला के बोला। दीप के ऐसे चिल्ला के बोलने पर काव्या गुस्से में सिया को घूरती है और वो वहां से निकल जाती है। उसके साथ साथ ज्योत्ना और क्रीब भी बाहर निकल गए। सबके जाने के बाद दीप लगभग गेट को पटक के बंद करता है और गुस्से में अपनी आंखें मीच के खुद को शांत करने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन क्रीब के मुंह सिया के बारे में ये सब सुन के दीप को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसका मन क्रीब का जान से मारने को हो रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद दीप अपना सर घुमा के सिया की तरफ देखता है, जो अब भी अपना सर झुका के खड़ी थी। दीप सिया को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है। वाकई सिया के कपड़े देखकर सब उसे उसके घर की नौकरानी हो समझेंगे। दीप सिया को देख अपने कमरे में जाते हुए गुस्से में बोला, कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। दीप को ऐसे गुस्से जाते देख और उसकी बात सुन के सिया कुछ बोलने को हुई, लेकिन तब तक दीप ने अपने कमरे का डोर बंद कर लिया। करीब आधे घंटे बाद दीप और सिया इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए थे। दीप कार ड्राइव कर रहा था, वही सिया अपना सर झुका के बैठी थी। थोड़ी देर में दीप की कार एक बहुत बड़े मॉल के सामने आके रुकी। दीप सिया को गाड़ी से उतरने की बोल के खुद अपनी आंखों पे सैड लगा के उतर गया। अब बेचारी सिया बाहर खड़े दीप को देखने लगी, जो उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। वही दीप जब सिया थोड़ी देर तक बाहर नहीं आई, वो सिया की साइड के गेट खोल के थोड़े गुस्से में बोला, तुमने एक बार में सुनाई नहीं देता, या मुझे अपना ड्राइवर समझा है जो तुम्हारे लिए हर बार गेट ओपन करूं? दीप की नाराज भरी आवाज सुन के सिया अपना सर झुका लेती है और धीरे बोली, वो मुझे ये खोलना नहीं आता। सिया की बात सुन के दीप बस उसे देख कर रह गया। अब वो उसे बिना कुछ कहे गेट हट गया और सिया नीचे आते हुए अपना घूंघट कर लेती है। सिया के घूंघट करने पर दीप उसे मना करता है, लेकिन सिया वो कहाँ मानने वाली थी। दीप भी उसे अपने पीछे आने की बोल के आगे बढ़ गया और सिया उसके पीछे चल दी। दीप सिया के साथ लिफ्ट में चढ़ा और एक फ्लोर के लिए बटन बजा देता है। थोड़ी देर में दोनों एक शॉप के सामने आके खड़े हो गए। सिया तो आज अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग और चमक धमक देख रही थी। वो अपना सर घुमा के हर जगह को देख रही थी। दीप उसे सब देख रहा था,
लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। वो सिया को अपने साथ उस शॉप पर ले गया। दीप को अंदर आते देख कुछ सेल्समैन और गर्ल जल्दी से दीप के पास आ गए। दीप सिया की तरफ इशारा करके वहाँ के बेस्ट कपड़े सिया के लिए लाने को बोलता है। दीप की बात सुनके सब सिया की तरफ देखते हैं, जो घूंघट करके खड़ी थी। सब सिया को एक नज़र देख दीप को देखते हैं, जिसपे दीप सिर्फ सभी को एक नज़र घूर के देखता है, और सब जल्दी से हरकत में आके सिया के लिए बेस्ट कलेक्शन लेने चले गए। दीप सिया के साथ वही सोफे पर बैठ गया और थोड़ी देर में एक लड़का सिया के लिए कुछ ड्रेसेस लाया, लेकिन दीप उसे ना दिखाने की बोल के एक सेल्स गर्ल को बोलता है। दीप के कहने पर सेल्स गर्ल सिया को अपने साथ चलने को बोलती है, जिसपे सिया घबरा के दीप को देखने लगी। दीप उसे आराम से जाने का इशारा करता है और सिया डर के उसे सेल्स गर्ल के साथ चली गई। थोड़ी देर में सिया एक लेवेंडर कलर का सूट पहने के बाहर आई। दीप जो अपने फोन में बिजी थी, सिया के बाहर आने पर वो एक नज़र उठा के सिया की तरफ देखता है, तो एक पल को मानो उसकी नजरें सिया पर ठहर जाती है। लेवेंडर कलर का सूट पहने दूध सी गोरी ज्योति, जिसने अपने लंबे और घने बालों की पॉनी टेल बना रखी थी, चेहरे पर ना कोई मेकअप और ना कुछ, और उसकी मांग में सिर्फ सिंदूर, यार गले में मंगलसूत्र, हाथों में कांच की लाल चूड़ियां। सिया इतने सिंपल लुक में एक पल को दीप के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। सिया का वो सादा सा लुक दीप तो जैसे अपने मन में उतार लेना चाहता था। हालांकि दीप ने सिया को देखा है, लेकिन इस तरह आज वो पहली बार सिया को देख रहा था। आज दीप अपने मन में सिया की खूबसूरत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। दीप अपने मन में सिया की तारीफ तो कर रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सर, क्या आप दूसरा ट्राई करवाए? दीप को कुछ न बोलते देख वो सेल्स गर्ल बोली। उस सेल्स गर्ल की आवाज सुनके दीप अपने सेंस में आके जल्दी से सिया से अपनी नजरें फेर हमेसर हिला देता है, और वो लड़की सिया को वापस ले गई। थोड़ी देर में सिया एक लेवन कलर का सूट पहन के बाहर आई। दीप ने सिया के लिए सिर्फ सूट और साड़ी की कही थी। वही सिया के बाहर आते ही एक बार फिर दीप उसे देखता रह गया। ऐसे ही सिया एक एक करके कम से कम 10 से 12 सूट और 5 से 6 साड़ी ट्राई करवाने के बाद दीप सभी को पैक करवा के सिया को एक सूट पहने को बोल खुद बिल पे करके सिया के बाहर आने का वेट करने लगा। करीब 10 मिनट बाद सिया एक मर्चेंट कलर का सूट पहन के बाहर आई, और उसे देख दीप सिर्फ एक सांस से भर के रह गया। सिया की खूबसूरती ने दीप पर आज ना जाने कितनी बार वार किया, जिस वजह से दीप इस बार सिर्फ सॉस भर के खुद को मुस्कुराने रोक नहीं पाया। दीप अपना सर झुका के हल्के से मुस्कुराया और खुद से बोला, भगवान से दुनिया की सारी मासूमियत से खूबसूरती इसे ही विरासत में दे दी क्या। तब तक सिया भी उसके पास आके अपना सर झुका के खड़ी हो गई। सिया के आने के बाद दीप वापस उसे अपने पीछे आने की बोल के उसे एक सैंडल्स की शॉप पर लेकर आया, और उसके लिए काफी सारे फुटवियर भी लिए। फुटवेयर के बाद दीप उसे मेकअप शॉप पर ले गया। उसे मालूम था सिया को इन नए प्रोडक्ट की कोई खास जानकारी नहीं होगी, इसलिए वो खुद ही सिया के लिए जो उसे मालूम था वो मेकअप लेता। मेकअप के बाद दीप को लोजरी शॉप दिखी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिया के लिए वो ले या नहीं। ना उसे ठीक से सिया का साइज मालूम था। वही सिया तो जब से ये उसके साथ आई है बस न और हमें मुंडी हिला रही थी। दीप कुछ पल रुका, फिर सिया की तरफ देखता है जो अपना सर झुका के खड़ी थी। दीप थोड़ा झुक के उसके साइज का अंदाजा लगाना चाहा, लेकिन दीप को खुद की तरफ इस तरह देखता देख सिया जल्दी से अपनी चुन्नी से खुद को पूरा कवर कर लेती है। सिया के ऐसे करने पर दीप को थोड़ा एम्बरसिंग लगा। वो क्या पगलों की तरह हरकत कर रहा है। इतना सोच दीप सीधा खड़ा होके इधर उधर देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए वो सिया के साथ लोजरी शॉप में चला गया। सिया उसकी तो आंखें बड़ी हो गई। वहां का नजारा देखकर साथ ही उसका चेहरा बुरी तरह से लाल पड़ गया, क्योंकि शॉप पर काफी सारे विकनी पोस्टर और गर्नेट शो पीस में लगे थे। सिया एक सीधी सादी गांव की लकड़ी, उसने कभी गर्नेट को ऐसे सेल होते नहीं देता था, जिसे देख उसे काफी शर्म आ रही थी। ऊपर से उस शॉप में काफी सारे लकड़े और लड़कियां खड़े थे जो नॉर्मली शॉपिंग कर रहे थे। दीप उसके साथ अंदर आया कि एक लकड़ी जल्दी से उसे ग्रिड करती है, जिसे देख दीप बिना
किसी झिझक के सपाट बोला, बत्ती सी दीप की बात सुन के वो सेल्स गर्ल एक नज़र सिया को देख दीप और सिया को एक काउंटर पर ले गई। वो लकड़ी काफी सारे ऑप्शन दीप के सामने रखी है और दीप बिना ज्यादा देखे सभी को पैक करने को कहता और बिल पे करने के बाद दीप सिया के साथ मॉल के बने एक रेस्टोरेंट में ले गया। दीप सिया को देखता है जो अपने लाल पड़ते छेड़े को छुपाने की कोशिश करते हुए सर झुका के बैठी थी। सिया को ऐसे देखना चाहते हुए भी दीप के होठ थोड़े से हिल गए। थोड़ी देर में सिया के साथ वहाँ कुछ खा पी के दीप उसके साथ घर वापस आया। वो सारे शॉपिंग बैग उसे देकर अपने कमरे में चला गया और सिया अपने कमरे में CH 345 तुम्हें दर्द होगा। सिया एक सीधी सादी गांव की लकड़ी, उसने कभी गर्मनेट को ऐसे सेल होते नहीं देता था, जिसे देख उसे काफी शर्म आ रही थी। ऊपर से उस शॉप में काफी सारे लकड़े और लड़कियां खड़े थे जो नॉर्मली शॉपिंग कर रहे थे। दीप उसके साथ अंदर आया कि एक लकड़ी जल्दी से उसे ग्रिड करती है, जिसे देख दीप बिना किसी झिझक के सपाट बोला, बत्ती सी दीप की बात सुन के वो सेल्स गर्ल एक नज़र सिया को देख दीप और सिया को एक काउंटर पर ले गई। वो लकड़ी काफी सारे ऑप्शन दीप के सामने रखी है और दीप बिना ज्यादा देखे सभी को पैक करने को कहता और बिल पे करने के बाद दीप सिया के साथ मॉल के बने एक रेस्टोरेंट में ले गया। दीप सिया को देखता है जो अपने लाल पड़ते छेड़े को छुपाने की कोशिश करते हुए सर झुका के बैठी थी। सिया को ऐसे देखना चाहते हुए भी दीप के होठ थोड़े से हिल गए। थोड़ी देर में सिया के साथ वहाँ कुछ खा पी के दीप उसके साथ घर वापस आया। वो सारे शॉपिंग बैग उसे देकर अपने कमरे में चला गया और सिया अपने कमरे में आगे। दूसरी तरफ अब ज्योति अंश से मुंह फूला के घूम रही थी, क्योंकि अंश तो अब जैसे उसके करीब आना ही बंद कर दिया। ज्योति को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। आज ज्योति रूम में बैठी अंश का वेट कर रही थी, लेकिन अंश था वो अभी तक आया नहीं था। आजकल अंश ऑफिस से काफी लेट आता था जब तक ज्योति सो चुकी थी, लेकिन ज्योति ने आज ठान ली थी जब तक अंश नहीं आएगा वो सोएगा नहीं। वो बेड पर बैठी बैठी अपना फोन चला रहा थी। आज उसने एक ब्लैक नाइटी जो उसकी थाई से थोड़ा नीचे आ रही थी, चेहरे पर हकला मेकअप टचअप खुले बाल, आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही आज वो अंश के लिए तैयार बैठी थी कि आज वो अंश को अपने जाल में फांस के रहेगी। उसने आज आहान को सुजाता जी के पास सुलाने भेज दिया था ताकि अंश कोई बहाना भी ना बना पाए। वही अंश रोज की तरह आज भी रात को लेट आया। वो ज्योति के हाव भाव देखकर समझ रहा था ज्योति उसे अब क्या चाहती है, लेकिन अब अंश किसी भी कीमत पर ज्योति को वापस वही दर्द देना नहीं चाहता था, फिर चाहे उसे अपनी इच्छाएं मारनी पड़े। अंश थका हारा सा घर में आया और सीढ़ियों से होते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अंश अपने कमरे के बाहर आके एक गहरी सांस लेता है और कमरे का डोर ओपन करके अंदर आया। कमरे में आके अंश की नजर बेड पर पड़ी जहाँ ज्योति नहीं थी। ये कहा गई। अंश खुद से बोला। अंश इतना बोलते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके कानों में गाने की आवाज पड़ी। गाने की आवाज सुन के अंश अपना सर घुमा के पीछे डोर की तरफ देखता है, जहाँ ज्योति डोर अंदर से लॉक करते हुए गेट से सटके बहुत सेक्सी अंदाज में खड़ी थी। ज्योति को देख अंश का तो मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर सिंपल सोवर रहने वाली ज्योति आज बहुत सेक्सी अंदाज में खड़ी थी, उसे अपनी लस्टफुल नजरों से देख रही थी। दिस इज द नाइट बेबी, वी गेट इट राइट, मे बी दिस इज द नाइट, द नाइट, द नाइट बेबी। ज्योति अंश की तरफ धीरे धीरे गाने के लिरिक्स गाते हुए उसके करीब बढ़ने लगी। वही ज्योति को खुद की तरफ बढ़ते देख अंश पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। हौले हौले, धीरे धीरे, आना मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना, ना कर जरा भी फिकर, मिला मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। ज्योति अंश को पीछे जाते देख जल्दी से उसके करीब गई और उसे अपने और दीवार के बीच दबाते हुए गाने के लिरिक्स गाते हुए उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल के उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए अपने होठों को हिलाने लगी। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा आगे क्या करूं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा आगे क्या करूं, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाई।
ज्योति को अपने करीब इतने सिडेक्टिव वे में आते देख अंश उसके हाथों को अपने गले निकाल के उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए गाने के लिरिक्स गाता है। वही ज्योति अंश के ऐसे खुद से दूर करने पर उसे घूरने लगी। हल्के हल्के धीमे धीमे बिखरी मेरी जुल्फे सुलझाना में न दूरी सह पाऊंगी, ऐसी वैसी बातों में उलझाना। अंश के खुद के दूर करने पर ज्योति वापस उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल के उसे एकदम चिपक गई और उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए उसके गाल पर किस करके लिरिक्स गाती है। नशा मेरा नशा छाएगा, मजा बड़ा मजा आएगा, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। गाल पर किस करने के बाद ज्योति अंश के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर के उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए लिरिक्स गाते हुए उसे किस करने की कोशिश करती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा आगे क्या करूं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ज्योति को खुद के करीब आते देख अंश जल्दी से नीचे झुक के ज्योति को खुद से किस करने से बचा लेता है और उसे दूर जाते हुए रूम में दूसरी तरफ जाते हुए हाथ जोड़ के नौटंकी करते हुए लिरिक्स गाने लगा। तौबा आगे क्या करूं, है डर जाता हूँ घबराता हूँ, आगे मेन कैसे बधूं अनजान हूँ इन राहों से, पर्वत मेन कैसे चढ़ूं। ज्योति अंश के ऐसे दूर जाने पर उसे घूरने लगी, जिसपे अंश धीमे धीमे गाने के आगे के लिरिक्स गाते हुए अपने हाथ और हाव भाव वैसे ही करते हुए ज्योति की तरफ हाथ जोड़ के वो सब करने से मना करता है। ना कर जरा भी फिकर, मिला मिला नजर से नजर आ जा, तुझे हेवन दिखाऊंगी। अंश के ऐसे करने पर ज्योति वापस उसके करीब गई और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ के खुद के करीब खींचते हुए गाने के लिरिक्स गाती है। वो अंश के गले से लटक चुकी थी। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा आगे क्या करूं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा आगे क्या करूं। वही अंश ज्योति के ऐसे खुद के करीब आने पर वापस उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति इस बार उसे दूर नहीं हुई, उल्टा उसने अंश के गले में अपने दोनों हाथ बांध के थोड़ा उठ के उसकी कमर पर अपने दोनों पैर बांध दिए और किसी बच्चे की तरह उसकी गोद में चढ़ गई। ज्योति को ऐसे जबरदस्ती अपनी गोद में चढ़ने पर अंश उसे संभालने के लिए उसकी पीठ और कमर पर अपने हाथ कस देता है और उसे अपने गले लगा के मुस्कुराने देता है। ये सब क्या था जान? अंश ज्योति के बालों पर चूमते हुए बोला। ज्योति अंश के गले में अपना चेहरा छुपा के नाराज स्वर में बोली, मेरी फीलिंग्स जो आप समझने को तैयार नहीं हो। ज्योति की बात सुन के अंश की स्माइल बड़ी हो गई। उसे ज्योति पर हंसी आ रही थी। पहले जिस तरह वो ज्योति के करीब जाने को तड़पता था, अब ज्योति उसके लिए तड़प रही थी। अंश ज्योति को अपनी गोद में उठाए ही वैसे ही लेकर जाके बेड पर बैठ गया और उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों नाराज हो रही हो? नाराज ना हूं तो क्या करूं, उस सबको बीते 1 महीना होने को आ गया, लेकिन अब आप तो जैसे मुझे भूल हो गए हो। ना मेरे करीब आते हो, ना मुझे हग करके सोते हो, और मुझे किस भी नहीं करने देते। ज्योति शिकायत करते हुए बोली। ज्योति की बात सुन के अंश उसके चेहरे को अपने हाथों में भर आगे बढ़ के उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, डॉ ने कहा है ना तुम्हारी बॉडी बहुत बिग है, इसलिए तुमसे दूरी मेंटेनेंस करके रहता हूँ। अगर तुम्हारे क्लॉज आऊंगा या किस करने की कोशिश करूंगा तो मेरी बॉडी उसे आगे बढ़ने की डिमांड करती, जो मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकते? माना पहली बार मेरी तबीयत जराब हो गई, लेकिन मैंने उस पे और ज्यादा नॉलेज ली है, जिसमें साफ साफ बताया है पहली बात होने के बाद सैंक टाइम में फिर उतना पेन नहीं होता। अंश की बात सुनके ज्योति छोटा सा मुंह बना के बोला। ज्योति की बात सुनके अंश अपना सर झुका के हल्के से हंस दिया, फिर वापस उसे अपनी बाहों में कस के बोला, लगता है मेरी जान ने काफी सारी जानकारी कलेक्ट की है इस बारे में। अंश की बात सुनके ज्योति का मुंह बना गया, जिसे देख अंश हंस दिया और उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, वो कुछ भी हो जान, लेकिन डॉ ने फिलहाल मना किया और मैं भी तुम्हें वापस उस पे नहीं देख सकता। उस रात जब मैंने तुम्हें दर्द से तड़पते देख मेरा दिला मानो धड़कना भूल गया। अंश की बता उनके ज्योति आगे बढ़ के अंश के गले में अपना चेहरा छुपा के उस दिन में काफी ज्यादा डर गई, इसलिए वो सब ज्यादा रिएक्ट हो गया। लेकिन अब तो सब सही है ना, तो फिर आप क्यों मुझसे मुंह मोड़ रहे? बुरा लगता है मुझे। ज्योति की बात सुनके अंश भी
उसे अपनी बाहों में घेरते हुए उसके सर को सहला के बोला, जानता हूँ जान, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ के बारे में सोच के खुद को तुमसे दूर रखना पड़ता है। लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अंश की बात सुनके ज्योति अंश के पीठ पर अपने हाथ कस के धीरे से बोली। वही ज्योति की बात का मतलब समझ के अंश भी उसे अपनी बाहों में भर के चुप रहा। उसे ज्योति की फीलिंग समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे दूरी बना रहा था। काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद ज्योति अब धीरे से अंश के गले से अपना चेहरा बाहर निकाल के अंश को देखने लगी। ज्योति अंश की आंखों में कुछ पल देखने के बाद बिना किसी शर्म झिझक के वो अंश की आंखों में देखते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ा के उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। ज्योति के ऐसे बटन खोलने पर अंश अपना सर उठा के ज्योति को देखने लगा, जो अपनी नजरें झुकाए उसके बटन खोल रही थी। अंश ज्योति से जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, ज्योति एकदम से आगे बढ़ के अंश के होठों पर अपने होठों को रख देती है। ज्योति के अचानक किस करने पर अंश चौंक के ज्योति को देखने लगा, जो अपनी आंखें बंद करके इसके होठों को चूमते हुए उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। ज्योति अंश के होठों को चूमते हुए एक एक करके उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। ज्योति अंश की शर्ट के बटन खोल अपने हाथों को आगे बढ़ा के उसके सीने पर अपने हाथ टीका के उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से हटा देती है। ज्योति के ऐसे करने पर अंश, जो इतने दिनों से उसे दूरी बना के रह रहा था, ज्योति के शर्ट निकालने पर वो अपने दोनों हाथ उठा के अपनी शर्ट उतारने में हेल्प करता है। वही ज्योति अंश की शर्ट को उसकी बॉडी से निकाल के नीचे फर्श पर फेंक देती है और अपने दोनों घुटनों के बल बैठ के अंश के चेहरे को अपने हाथों में भर लेती है और उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगी। अंश भी ज्योति के इस तरह किस करने पर उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस के उसके होठों को पैशनेटली चूमन रहा था। अंश के हाथ ज्योति की कमर पर कसते हुए उसकी कमर और बैक पर घूम रहे थे। एक 20 मिनट की लॉन्ग डीप और पैशनेट किस के बाद अंश और ज्योति के होठ अलग हुआ। अंश अपना माथा ज्योति के माथे से सटा से दोनों अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगे। दोनों के होठों पर इस वक्त एक स्माइल थी, जो बयां कर रही थी कि दोनों एक दूसरे के करीब आके कितना खुश है। थोड़ी देर में अपनी अपनी सांसों पर काबू पाके अंश और ज्योति एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जिसपे अंश एकदम से ज्योति को लेकर बेड पर पलट गया और उसके ऊपर आते हुए उसे अपने नीचे दावा लेता है। अंश के ऐसे करने पर ज्योति मुस्कुरा दी और उसके गले में अपनी बाहों का हार डाले के अंश चेहरे की तरफ देख स्माइल करने लगी। ज्योति को खुद की तरफ इस तरह देखता पास के अंश आंखों से इशारा करता है, जैसा क्या हुआ। अंश का इशारा समझ ज्योति नामे सर हिला देती है और अंश वापस झुक के उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे किस करने लगा। ज्योति भी अंश के बालों में अपने हाथों को फिरते हुए उसे किस बैक कर रही थी। वही अंश के हाथ ज्योति की कमर को सहलाते हुए उसकी नाइट की नोट खोल देते हुए और उसकी नाइट के खाग को निकालते हुए अंश उसे नीचे फेंक देता है। ज्योति का साग उतारने के बाद अंश के हाथ अब ज्योति की थाइस पर चलने लगे। वो ज्योति की थाइस पर अपने हाथों की उंगलियों को चलाते हुए ऊपर की तरफ लाते हुए ज्योति की नाइट की ट्रैप उसके कंधे से नीचे की तरफ सरकाते हुए उसके कंधे पर अपनी उंगली फिराने लगा। अंश ज्योति का कंधे पर अपनी उंगली को चलाते हुए अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन से फिरते हुए नीचे की तरफ बढ़ा के उसकी चेस्ट पर अपने हाथों को रोक लेता है। अंश ज्योति की चेस्ट पर अपने हाथों से हड़कते करना शुरू करता है और उसके होठों को बहुत प्यार से किस करते हुए उसे अपने प्यार दिखा रहा था। एक सॉफ्ट किस के बाद अंश ज्योति के ऊपर से थोड़ा उठा और ज्योति के चेहरे को देखने लगा, जो अपनी आंखें बंद करके धीमी धीमी सांस ले रही थी। अंश ज्योति के चेहरे को देख उसके ऊपर थोड़ा और उठ के बैठ गया। अंश के ऐसे करने ज्योति अपनी आंखें खोल के अंश की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? ज्योति धीरे से अंश से पूछती है, तुम्हें वापस दर्द होगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ज्योति के पूछने पर अंश धीरे से बेचारी शकल बना के बोला और उसकी बात सुन ज्योति के होठों पर स्माइल आ गई। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है।
आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।